इंटरनेशनल रिलेशंस 1919 to 1939 अबाउट दो विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो अलग अलग चरणों में आते हैं। विभाजन के साथ जनवरी 1933 सबसे भयानक महीना, जिसमें जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया था। इससे पहले उचित उम्मीद थी कि मंचूरिया में जर्मनी आक्रमणकर्ता पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय संघ की विफलता के बावजूद विश्व शांति बनाए रखी जा सकती है। एक बार हिटलर के नियंत्रण में होने के बाद सीमित या पूर्ण पैमाने पर किसी प्रकार के युद्ध को रोकने की बहुत कम संभावना थी। वर्साई सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ, जब जर्मनी ने आर्मिस्टीस पर हस्ताक्षर किए। जनवरी 1919 में वर्साई सम्मेलन खोला गया और जर्मनों को 28 जून 1919 को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। वर्साई के बिग थ्री वार्ताकार जॉर्जेस क्लेमेंको, फ्रांस के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति और डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। संधि के खंड 231 के द्वारा जर्मनी को युद्ध के सभी नुकसान के लिए दोष स्वीकार करना पड़ा। जर्मनों को पनडुब्बी या हवाई जहाज की अनुमति नहीं थी। केवल 6 युद्धपोत की सेना 100,000 पुरुषों तक कम हो गई थी और राइनलैंड को सैन्य मुक्त कर दिया गया था। जर्मनों को 6,600 मिलियन पाउंड का भुगतान करना पड़ा। जर्मनी ने अल्सेस लॉरेंस फ्रांस के लिए साइरस कोयला क्षेत्र 15 साल के लिए फ्रांस में और पश्चिमी प्रेशिया और उत्तरी सिलेसिया पोलैंड में को खो दिया। डोजिक एक मुक्त शहर बन गया और सभी जर्मन उपनिवेश राष्ट्रीय संघ का जनादेश बन गया। संधि के लिए प्रतिक्रिया। जर्मन उग्र थे। संधि बनाने के दौरान उनसे सलाह नहीं ली गई थी। संधि ने विल्सन के 14 बिंदुओं से कोई संबंध नहीं बताया जो उन्होंने सोचा था कि संधि का आधार होने जा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को आत्मनिर्णय नहीं मिला, और उन्होंने कहा कि संधि केवल जर्मनी को नष्ट करने का एक प्रयास था। काउंट ब्रॉकडॉर्फ रॉन्टेजो ने युद्ध अपराध खंड के बारे में कहा, मेरे मुंह में इस तरह की स्वीकारोक्ति एक झूठी होनी चाहिए। ड्यूश शर्मनाक संधि का हमला किया। मार्च 1919 में जर्मनी में एक विद्रोह हुआ जिसे कॉप्ट पुटस संधि के खिलाफ कहा गया, लेकिन संधि करने के लिए लोग भी उसमें संतुष्ट थे। क्षतिपूर्ति। मार्च 1921 में फ्रांसीसी, ब्रिटिश और बेल्जियम ने सैनिकों के रूह पर हमला कर जर्मनी को पुनर्मूल्यांकन के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया। जनवरी 1923 में फ्रांसीसी और बेल्जियम के सैनिकों के रूह पर आक्रमण करने के लिए जर्मनी को पुनः भुगतान करने के लिए मजबूर किया। यह एक आपदा थी और जर्मनी के लिए अति परिवर्तन का कारण बना। अप्रैल 1924 में डाविस योजना ने जर्मनी को पुनर्मूल्यांकन का भुगतान करने के लिए लंबा समय दिया और जर्मन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए ऋण दिया। जून 1929 में यंग प्लान ने पुनर्मूल्यांकन कम कर दिया। 28 सितंबर 1926 को जर्मनी को राष्ट्रीय संघ में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रीय संघ लीग के मुख्य बैठकें असेंबली वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं, केवल सर्वसम्मत मत से निर्णय। हालांकि इनकी एक छोटी सी परिषद थी। वर्ष में 4-5 बार 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और 1936 के बाद जर्मनी वीटो के साथ प्रत्येक जो संकटों से निपटा।
लीग में अपने आर्थिक और सामाजिक कार्य करने के लिए कई एजेंसियां भी थीं। कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, हेल्थ कमेटी, बाद में WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, रिफ्यूजी कमेटी, सल्वेरी कमीशन और मैंडेटस कमीशन पूर्व जर्मन उपनिवेशों की निगरानी की जो फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा प्रशासित किए जा रहे थे। 1920 के दशक में लीग की सफलताएं। ऑलैंड द्वीप समूह 1921 मध्यस्थता। लीग ने कहा कि द्वीपों को संबंध फिनलैंड से होना चाहिए। स्वीडन और फिनलैंड दोनों सहमत थे। बुल्गारिया 1925 नैतिक निंदा। ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला किया, लेकिन बुल्गारिया ने लीग से अपील की। केलोन-बुरेंट पेस्ट 1928 65 देशों ने युद्ध की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की। अन्य सफलताएं 400,000 कैदी युद्ध के अपने घरों में लौट आए थे और 1922 में लीग ने तुर्की के शरणार्थियों की मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया। लीग ने बहुत से कष्ट रोग को रोक दिया। इससे स्विट्जरलैंड में कुछ दवाओं की कंपनियों को बंद कर दिया और इससे अफ्रीका और बर्मा में गुलाम मालिकों पर हमला किए। Like, comment and subscribe.